आज के समय में कोई भी गवर्नमेंट अपने आप को डेमोक्रेटिक तब तक नहीं बोल सकती है जब तक कि वो अपने सारे नागरिकों को वोट देने का अधिकार दे। और उस वोट देने का अधिकार को एक स्पेशल टर्म बोला जाता है, उसे बोला जाता है यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज। यूनिवर्सल मतलब सारे, अडल्ट यानी कि जो भी एक उम्र फिक्स कर दी गई है, जैसे हमारे देश में 18 साल फिक्स कर दी गई है वो। और फ्रेंचाइज यानी कि वोट देने का अधिकार। तो अगर सारे ऑल अडल्ट, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि ऑल अडल्ट्स in country are allowed to vote. This means that all adults in the country are allowed to vote. उन्हें वोट देने का अधिकार है। इसका मतलब ये होता है यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज का मतलब। और वो तब कोई भी सरकार अपने आप को, कोई भी कंट्री अपने आप को डेमोक्रेटिक तब तक नहीं बोल सकती है। अब मैंने बताया कि ये डेमोक्रेसी का भी अपना इतिहास रहता है। बहुत सारी कंट्रीज़ में स्टार्टिंग में क्या हुआ, जब डेमोक्रेसी आई तो वो औरतों के लिए और गरीबों के लिए नहीं आई। अर्लीस्ट फॉर्म जो था डेमोक्रेसी का, जो कि आया, उसमें सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट उन्हें अलाउ करती थी जो कि मैन थे, और वही मैन जिनके पास प्रॉपर्टी थी और साथ ही साथ एडुकेटेड थे, उनको ही वोट करने का अधिकार था। इसका मतलब है औरतों को वोट नहीं, अधिकार नहीं था। औरतों के साथ गरीबों को नहीं था जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं थी, और साथ ही साथ जो पढ़े लिखे नहीं थे, अनएडुकेटेड थे, उनको भी अधिकार नहीं था। यानी कि वो कंट्री वैसे चलती थी कि यहाँ के रूल्स और रेगुलेशन सिर्फ कुछ चुनिंदा मैन ही बनाते थे और सबको पालन करने पड़ते थे। भारत में इंडिपेंडेंस से पहले भी ऐसा ही होता था कि छोटी सी जनसंख्या जो थी, स्मॉल माइनॉरिटी वाज अलाउड टू वोट, सिर्फ वही वोट कर सकती थी। एंड दे देयरफॉर केम टुगेदर टू डिटरमाइन द फेट ऑफ मेजॉरिटी। जब आप वोट करते हो, इलेक्ट करते हो, तो एक भविष्य चुनते हो। आप वोट करके एक भविष्य चुनते हो। आप अपना नेता ही नहीं चुनते हो, आप एक भविष्य चुनते हो। तो वो पूरे की पूरी जनसंख्या का भविष्य चुन रहे थे कुछ चुनिंदा लोग। और गांधी जी को ये सिस्टम अनफेयर लगा, ये नाइंसाफ़ी लगी, इनजस्टिस लगा। उन्होंने बोला कि हर एक इंसान को जो कि अडल्ट है, उसके पास राइट टू वोट होना चाहिए भारत में। यानी कि मैं 1931 की बात कर रहा हूँ, जब भारत आज़ाद नहीं था। 1947 में हम आज़ाद हुए और हमने नए भारत का निर्माण किया। तब हमारे जो फ्रीडम फाइटर थे, गांधी जी थे, वो किस तरीके का भारत का सपना देख रहे थे, क्या उनकी विजन थी, क्योंकि उन्होंने अपना पूरा जीवन न्योछावर कर रखा था। तो उनका भारत अगर आज़ाद हो जाए तो होना कैसा चाहिए भारत। वह नहीं चाहते थे कि गोरे अंग्रेज चले जाए और काले अंग्रेज आ जाए, यानी कि कुछ चुनिंदा लोग ही पूरे देश पे राज करे और वो राज अपने हिसाब से करे, उन्हें दूसरे लोगों से मतलब नहीं है। तो गांधी जी ने एक जर्नल आती थी यंग इंडिया करके, कुछ इस टाइप से पेपर दिखता था, जर्नल यानी कि इस टाइप का पेपर, अखबार आता था यंग इंडिया करके। उसमें गांधी जी लेख लिखा करते थे। तो गांधी जी ने लिखा कि मेरे को ये सिस्टम कतई पसंद नहीं है जहाँ की एक आदमी हो जिसके पास पैसा हो वो वोट दे दे। लेकिन उस इंसान की क्या गलती जिसके पास कैरेक्टर तो है, जिसने खून तो बहाया है, जिसने पसीना बहाया है काम करके, लेकिन उसके पास पैसा नहीं है, उसके पास लिटरेसी, एजुकेशन नहीं है, तो वो वोट नहीं कर सकता, जबकि वो ऑनेस्टली अपना दिन रात काम करता है। और ऐसा समाज जो उसे अधिकार नहीं देता है वोट करने का, वो उसके साथ क्राइम कर रहा है, वो उसके साथ गुनाह कर रहा है, अपराध कर रहा है उस गरीब आदमी के साथ। यानी कि हमारे लीडर्स जो थे वो सोचते थे कि हम जैसे ही आज़ाद हुए वैसे ही औरतों और गरीब लोगों को, यानी कि हर एक इंसान को, हर एक प्राणी को हम जो है वोट देने का अधिकार देंगे। हर एक ह्यूमन बीइंग को वोट देंगे, जो भी भारत का नागरिक है उसे वोट देंगे। ये हमारी सोच थी, ये हमारे लीडर्स की सोच थी। बाकी जगह तो मैंने बताया यूएसए और यूके में स्ट्रगल करना पड़ा, इंडिया में ये स्ट्रगल नहीं करना पड़ा। फ्रीडम स्ट्रगल के साथ ही ये स्ट्रगल्स भी चलते गए और तभी हमने डिसाइड कर लिया था कि हम सबको वोट देंगे। अब ये एक्सरसाइज है आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने के लिए। आपके आस पड़ोस में कौन रहता है उसकी समझ तो होनी ही चाहिए, ठीक है। साथ ही साथ आपके आस पड़ोस के कौन से स्टेट्स होते हैं, कौन सी यूनियन टेरिटरीज होती है, कौन सी डिस्ट्रिक्ट्स होती है, इसके बारे में भी समझ होनी चाहिए। भारत में करीब 8 यूनियन टेरिटरी हैं, ठीक है। जैसे लद्दाख हो गया या जम्मू एंड कश्मीर हो गया, ये नई नई यूनियन टेरिटरी बनी हुई है। और दीव, दमन, दादरा एंड नागर हवेली, पुडुचेरी,
दिल्ली, चंडीगढ़, ये सब यूनियन टेरिटरी है। यूनियन टेरिटरी यानी कि डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पे रूल करती है। स्टेट्स में स्टेट गवर्नमेंट रूल करती है। यूनियन जो है ये शब्द सेंट्रल के लिए भी इस्तेमाल होता है, आदान प्रदान होता है। तो यूनियन टेरिटरी से समझ में आता है ये सेंट्रल गवर्नमेंट की टेरिटरी है, यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्टली राज करेगी। स्टेट में जो है स्टेट सरकारें राज करती है, यानी कि मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश सरकार, महाराष्ट्र में महाराष्ट्र सरकार और तमिलनाडु में तमिलनाडु सरकार। डिस्ट्रिक्ट्स जो है उसके बारे में भी आपको थोड़ी सी समझ दी कि डिस्ट्रिक्ट्स क्या होते हैं। डिस्ट्रिक्ट्स क्या होते हैं, एक छोटी सी यूनिट में भारत को बांट दिया जाता है। बांट दिया जाता है यानी कि फेंसेस, बाउंड्रीज ये नहीं खींच दी जाती है, एक मैप पे मैनेजमेंट बेसिस पे उसे छोटे छोटे एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्ट्रिक्ट्स में बांट दिया जाता है, जहाँ पे प्रॉपर उस रीजन की प्रॉब्लम को प्रॉपरली सॉल्व करने के लिए ईजी हो जाए, इसलिए उसे बांट दिया जाता है। तो सबसे पहले मैप देख के बताइए कि भारत के नेबर्स क्या हैं। तो ये है मैप जो कि आपकी बुक में है, लेकिन इसमें सारे भारत के नेबर्स नहीं दिखेंगे, इसलिए मैं थोड़ा वर्ल्ड मैप ले आता हूँ। तो ये है हमारा भारत, प्यारा भारत। उसमें उसका पड़ोसी है पाकिस्तान, जिसको हम बहुत अच्छे से जानते हैं, ये रहा पर्पल कलर में। पिंक कलर में उसका पड़ोसी है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान, ठीक है। यहाँ पे नेपाल है और यहाँ पे भूटान है, नेपाल भूटान। ये ब्लू कलर में हमारा चाइना, हमारा पड़ोसी चाइना। ये वाला जो कलर है इसे मैं ग्रीन कर देता हूँ, यहाँ बांग्लादेश, और जो लाइट ग्रीन में है म्यांमार। और ये वाला एरिया जो है इसे मैं पर्पल कर देता हूँ, यहाँ पे श्रीलंका। ये हमारे पड़ोसी है। थोड़ा सा आप देख लोगे मैप में तो आपको समझ में आ जाएगा ये पड़ोसी हैं हमारे। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, श्रीलंका, ये हमारे पड़ोसी हैं। यहाँ पे भी बने हुए हैं पाकिस्तान ये रहा, लेकिन यहाँ अफगानिस्तान गायब है। चाइना है, नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश है, म्यांमार है, श्रीलंका है, ठीक है। ये सब हमारे पड़ोसी हैं। ये वाली एक्सरसाइज तो हो गई कि हमारे पड़ोसी बताओ। आप जिस स्टेट में रहते हो, मैं तो मध्य प्रदेश में रहता हूँ, आप जिस स्टेट में रहते हो या अगर कोई यूनियन टेरिटरी में रहते हो, यूनियन टेरिटरी यानी कि दिल्ली भी एक यूनियन टेरिटरी हो गई, चंडीगढ़ भी हो गई, तो आपको आपकी स्टेट के पड़ोसी दिखाने हैं, ठीक है। मैं मध्य प्रदेश का करके बता देता हूँ, आप आपका करना। मध्य प्रदेश के पड़ोसी हैं राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और यूपी, ठीक है। ये बहुत इजी एक्सरसाइज आप कर सकते हो, तो इससे आपको ध्यान रहेगा और करना चाहिए आपको। आपको पड़ोसी के बारे में ये जनरल नॉलेज है, बेसिकली सिविक्स का तो नॉलेज है ही, जनरल नॉलेज भी आपको पता होना चाहिए। ये वाला थोड़ा क्रिटिकल नॉलेज हो जाता है, ये आपको थोड़ा सा मैप से ना देख के, थोड़ा सा नेट पे मैप जो मिलेंगे उनसे करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे जो मैप मिला है वो प्रॉपरली नहीं है। डिस्ट्रिक्ट और पड़ोसी, ये वाला मैं बताता हूँ। उससे पहले ये वाला जो प्रॉब्लम है, लास्ट वाला प्रॉब्लम, ये आपकी डिस्ट्रिक्ट से नेशनल कैपिटल का रास्ता। तो ये मैंने भी रास्ता निकाल लिया है। दो है, एक जयपुर होके गुजरता है, दूसरा जयपुर होके नहीं गुजरता है। एक में 837 किलोमीटर्स लगते हैं, एक में 854 किलोमीटर्स लगते हैं। इंदौर में रहता हूँ, इंदौर डिस्ट्रिक्ट में रहता हूँ, तो इंदौर से ये रास्ता बनता है दिल्ली का। दिल्ली क्या है, नेशनल कैपिटल है। आप भी गूगल मैप से या दूसरे एप्पल मैप से या दूसरे मैप से ये रास्ते ढूंढ सकते हो। और फाइनली डिस्ट्रिक्ट में मेरे कौन कौन से पड़ोसी हैं, इसके लिए मैं आ जाता हूँ डिस्ट्रिक्ट मैप पे। तो ये इंदौर डिस्ट्रिक्ट है। इंदौर डिस्ट्रिक्ट के जो पड़ोसी हैं वो है धार, खरगोन, खंडवा, देवास और उज्जैन, ये है, ठीक है। ये नाम आपको याद नहीं करना है, ध्यान नहीं रखना है, बट आपकी एक अंडरस्टैंडिंग के लिए कि आप पर्टिकुलर, ये मेरे लिए रिलेवेंट है, इंदौर मेरे लिए पर्टिकुलर रिलेवेंट है, आपके लिए इंदौर इतना रिलेवेंट नहीं होगा। आप दूसरे हो सकता है दूसरे डिस्ट्रिक्ट में हो, चाहे दूसरे स्टेट में हो, वहाँ के आपको मैप में मिल जाएगा। ये मैप थोड़ा क्लियर नहीं है, या मुझे शायद क्लियर नहीं दिख रहा है, आपकी बुक में क्लियर होगा। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि आप डिस्ट्रिक्ट का जानें।
फाइनली ये वाली एक्सरसाइज भी इम्पॉर्टेंट है जो करना है। आप ये बताइए कि ये जो नीचे दिए गए इश्यूज़ हैं ये कौन सी लेवल की गवर्नमेंट के लिए मोस्ट अप्रोप्रिएट है, आपको क्या लगता है? ठीक है, तो 3 लेवल होती है, लोकल, स्टेट और सेंट्रल। ठीक है, अब ये बताना है कि ये जो डिसीजन जो है ये कौन से डिसीजन कौन सी सरकार लेगी। रशिया के साथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है पीसफुल रिलेशनशिप चाहती है, मतलब शांति पूर्ण रहना चाहती है। और रशिया कहाँ है? ये रही रशिया, बहुत बड़ी कंट्री है। ये रही रशिया। ठीक, इनके साथ शांतिपूर्ण तो कौन करेगी? स्टेट गवर्नमेंट ऑब्वियसली नहीं कर सकती, स्टेट गवर्नमेंट नहीं कर सकती है ये सेंट्रल गवर्नमेंट को, क्योंकि पूरे इंडिया लेवल के इशू है ये। डिसीजन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल टू हैव बोर्ड एग्जाम इन क्लास 8 फॉर ऑल गवर्नमेंट स्कूल, सारे गवर्नमेंट स्कूल में बोर्ड एग्जाम करना है, तो ये है वेस्ट बंगाल। ठीक है, तो ऑब्वियसली स्टेट गवर्नमेंट यानी कि वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट करेगी। ठीक है, इंट्रोडक्शन ऑफ 2 न्यू ट्रेन फ्रॉम डिब्रूगढ़ टू कन्याकुमारी। यहाँ है डिब्रूगढ़ और यहाँ है कन्याकुमारी। आप देखिए कितनी सारी स्टेट्स इन्वॉल्व हो रही है, केरल हो रही है, तमिलनाडु हो रही है, आंध्र प्रदेश हो रही है, उड़ीसा हो रही है, वेस्ट बंगाल हो रही है, बहुत सारी स्टेट्स आ रही है। तो यहाँ पे बहुत सारी स्टेट्स है, तो एक स्टेट तो ले नहीं सकती, सेंट्रल गवर्नमेंट ये डिसीजन लेगी। डिसीजन टू लोकेट अ कॉमन वेल फॉर पर्टिकुलर एरिया ऑफ विलेज। एक कॉमन वेल जो है एक विलेज में उसे तैयार करना है, उसके लिए डिसीजन कौन लेगा? ऑब्वियसली ना तो सेंट्रल गवर्नमेंट लेगी ना स्टेट गवर्नमेंट लेगी, ये लोकल गवर्नमेंट के हाथ में है। सिमिलरली चिल्ड्रंस पार्क अगर पटना सिटी में बनाना है तो ऑब्वियसली पटना की लोकल गवर्नमेंट लेगी। यहाँ पे ये वाले क्वेश्चन में विलेज की लोकल गवर्नमेंट लेगी, यहाँ पे पटना की लोकल गवर्नमेंट लेगी। गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा ने फ्री इलेक्ट्रिसिटी देना सोचा है फार्मर्स के लिए, अगेन ये स्टेट वाला गवर्नमेंट। 1000 रुपये का नोट, अब 1000 रुपये का नोट पूरे भारत में चलता है, यानी कि इंडिया लेवल इशू तो सेंट्रल गवर्नमेंट लेगी।